बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आर लेक्चर्स। और आज हमारा आईएचएल का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कि आईएचएल जिसे हम लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का आगाज और इर्तिका कैसे हुआ था। ठीक है, ये इसकी ओरिजिन क्या थी, ये मैंने ओरिजिनल लिख दिया है। आई एम सो सॉरी, मुझे इतनी चीज़ें होती हैं उस वक्त जहन में, तो यहाँ पे देख के मुझे पता चल रहा होता है कि मैंने ये क्या किया। खैर, ओरिजिन और इसकी जो एवोल्यूशन है आईएचएल की, हम इस पे बात करेंगे कि ये मजमून आया कैसे। ठीक है, इसके बारे में सोचा जाना कब शुरू हुआ और बाकायदा फॉर्म में कब आया। तो अगर हम अपना पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें हमने बात की थी कि इस्लाम का भी अपना एक लॉ है आईएचएल का, वो अल्लाह ताला की तरफ से आया था। तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई चीज़ आई हो तो वो तो हजरत आदम से लेके जितनी कौमें आई हैं, जितनी शरीयतें आई हैं, उनमें लाजमी बात है आई होगी। ठीक है, तो वो पुरानी कौमों के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, ये चीज़ें थी कि जंग के भी कवानीन होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि लोगों ने इसको भूलना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पे यूरोप में क्या हुआ कि जो 16वीं और 17वीं सदी का यूरोप आप देखते हैं ना, तो ये था कलीसा के अंडर था। अब कलीसा के मैं किस तरह समझाऊं कि यानी वो ईसाइयत के मजहब के बहुत नीचे था, मजहब को लेके चलता था। जो बादशाह थे वो पोप की मर्जी से सिलेक्ट होते थे, बादशाहों के फैसलों का उन फैसलों पे पोप असरअंदाज होता था। और वो मजहबी जंगें जो थी ना यूरोप की, अगर आप उन्हें देखें तो यूं लगता है कि जैसे कोई कानून है ही नहीं। बड़ी बड़ी एम्पायर्स थी, प्रूशियन एम्पायर थी, फिर ये जो बरतानवी साम्राज्य है, बरतानवी एम्पायर थी, फ्रांसीसी एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, ये डच एम्पायर, ये सारी। तो इन लोगों ने इस तरह की इनकी जंगें थी कि इंसान का जो है ना वो उसका जो है ना वो लहू जम जाए, इस तरह के वाकयात उन जंगों में हुए। जो जीत जाता था, अच्छा, फिर जो है ना ये क्या करते थे कि जब इनका कोई कानून साजी की ज़रूरत पड़ी भी ना, तो इन्होंने तब तब जब जब भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने तब कहा कि जी जो यूरोपियन अक़वाम है ना, वो तो है मुहज़्ज़ब। और मैंने यहाँ पे फिर देखें गलती कर दी ना, मज़हब लिख दिया। ये मुहज़्ज़ब अक़वाम है, अपने आप को ये मुहज़्ज़ब समझते थे। लेकिन जो है इसके अलावा जो दूसरी कौमें थी, जैसे आप कह लो कि इंडियंस हो गए या जो भी अरब वगैरह, उन्हें ये कहते थे कि वो है गैर मुहज़्ज़ब। और ख़ास तौर पे अफ्रीकियों को तो ये लोग बारबेरियंस या वहशी कहते थे। और इनका ये मानना था कि जो भी कानून है ना, वो मुहज़्ज़ब अक़वाम के दरमियान तो चलेगा, लेकिन जो गैर मुहज़्ज़ब अक़वाम है ना, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल यानी जो नेशंस के दरमियान में, क्योंकि इन लोगों को समझ ही नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। तो इसलिए अगर कोई कानून साजी होगी भी तो हम इन्हीं के साथ करेंगे। बल्कि जो है ना अल जिहाद फिल इस्लाम में ये भी है कि जो चित्राल में इन्होंने जो है बरतानवी साम्राज्य ने जब एक मूवमेंट कुचलनी थी, तो इन्होंने इसी बात का जो है वो कहा था कि जो हम लोगों के साथ आईएचएल है वो अप्लाई नहीं करेंगे वहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं, ये कबायली लोग हैं, ये वहशी हैं। और हम इनके ऊपर उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो इनके आपस में कौमों के दरमियान जायज़ नहीं था। खैर, ये एक बहस थी जो है इस दौर में 16वीं 17वीं सदी के यूरोप में मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब कौमों को एक फ़र्क था। और गैर मुहज़्ज़ब को ये ग़ालिबन इंसान ही नहीं समझते थे, इसलिए चाहते ही नहीं थे कि उनके ऊपर कोई भी उनके हवाले से इनके ऊपर कोई रूल लगे। ये जिस तरह चाहते थे उस उनके साथ लड़ाई करते थे, जैसे चाहे जो है ना बुरा सलूक करते थे, और उनके लिए जो है किसी किस्म के कानून को फ़ॉलो नहीं करना चाहते थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना टर्न लेता है कि इन आईएचएल जो है ना बाकायदा फिर इसकी कोशिश क्यों की गई, जबकि ये लोग तो ऐसे सोचते थे। तो इसमें यहाँ पे आ जाइए, देखें हेनरी ड्यूनेंट लिखा है। ठीक है, इसे हेनरी दो ना पढ़े, हेनरी ड्यू ना पढ़े, जो भी पढ़े, ए एन टी मेरा ख्याल है आखिर में ना एन टी साइलेंट है, तो आप हेनरी दो ना इसको पढ़ लें। खैर, वो जाते हैं अपने किसी बिजनेसमैन थे, तो किसी बिजनेस के सिलसिले में इनका जाना होता है एक इलाके में सोल्फिरिनो। अब सोल्फिरनो में एक कोई जंग होके हटी थी, तो वहां पे इनका गुजर हुआ कि जंग के दौरान बहुत ज्यादा लोग जख्मी थे, करा रहे थे, उनका बुरा हाल था, और उसमें औरतें और बच्चे भी जख्मी थी। तो तो इनको बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, और इन्होंने बड़ा फील किया, और इन्होंने अपने इलाके में वापस आके, ये स्विट्जरलैंड के थे, ठीक है, तो इन्होंने वापस आके स्विट्जरलैंड तो एक किताब लिखी जिसका नाम था अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरनो। और इसमें जिस तरह उन्होंने फील किया उसी तरह इन्होंने बड़ी तड़प के साथ जो है वो जिक्र किया कि वहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं था कि कौन
लड़ने वाले कौन है और जो आम आबादी है वो कौन है, और हर किसी को जो है वो ज़ख्मी किया गया था और फिर उनके ज़ख्मियों के इलाज का कोई इंतज़ाम ही नहीं था, कुछ इस तरह की बातें थी। तो उससे क्या हुआ कि यूरोप में पहली दफ़ा बाकायदा इस किताब के बाद एक एहसास बेदार हुआ कि कोई तो फ़र्क होना चाहिए कि लड़ाई जब जंग हो रही है तो किन लोगों से लड़ाई करनी चाहिए, किन लोगों पे हमला करना चाहिए और किन लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं होता। जैसे आम आबादी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, ठीक है? उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो इस सिलसिले में कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी मुकातिल लड़ने वाले और गैर मुकातिल आम लोग जो लड़ाई में शरीक ही नहीं हुए, उनका कोई फ़र्क होना चाहिए और इसी की बेस पे जेनेवा कन्वेंशंस जो है ये इन्होंने जन्म लिया, जेनेवा रूल्स बने और उस पे जो है इसका फ़र्क वाज़े किया गया, ठीक है? यहाँ पे आपने अभी सिर्फ़ इतना याद रखना है कि हेनरी ड्यूना, मेमोरी ऑफ सॉल्फेरनो और उसका रिलेशन क्या है कि इसकी वज़ह से जेनेवा कन्वेंशन की जो बुनियादी डिसाइड हुई थी बातें, ठीक है? और उसी से आगे चल के जो रेड क्रॉस है उसने जन्म लिया, जो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस है जो ज़ख्मियों की इमदाद और जंग के जो कवानीन है उनकी हिफाजत करती है, बुनियादी तौर पे उस लॉ की रखवाला एक तंजीम है। तो ये भी हेनरी ड्यूना जो है उनकी काविशों का एक नतीजा था, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आगे फ्रांसिस लाइबर लिखा है मैंने, ठीक है? फ्रांस नहीं लिखा, फ्रांसिस लिखा है, 2 दफ़ा सीन है। नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया है फ्रांसिस लाइबर। अब ये जो थे एक कह लो कि कौन थे? एक शख्स थे जिन्होंने लाइबर कोड, अब मैंने तो यहाँ पे लिखा था, ये मेरे बच्चे मिटा गए, मैं दोबारा लिखती हूँ। इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि जंग के दौरान ना ये वाले फलां-फलां हथियार ये नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, बदला उतना ही लेना चाहिए जितना आपके ऊपर किसी ने अटैक किया है और फलां-फलां-फलां। जब हम डिटेल में जाएँगे हम इसको कर लेंगे। लेकिन बहरहाल बस यहाँ पे आपने इतना याद रखना है, लाइबर कोड दिया था फ्रांसिस लाइबर ने और लिखा तो नहीं है मैंने यहाँ पे, लेकिन अमेरिका के जो सदर थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बाकायदा इसको अमेरिका जो है उसके कानून का हिस्सा बना दिया और अमेरिका की देखा-देखी बाकी यूरोपियन ममालिक ने भी इसको शामिल कर लिया अपने कवानीन में। तो अब जो है 1863 में लाइबर कोड आता है, 1864 में हेनरी ड्यूना आता है, डेट्स आगे पीछे हैं, तो बस आपने कंफ्यूज नहीं करना। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ओरिजिन और एवोल्यूशन में आईएचएल की आपने याद रखनी है और यहाँ से आपने तारीखी जायजे से बात शुरू करनी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लेके कहाँ तक आना है, लाइबर कोड। लाइबर कोड बुनियाद बना हेग कन्वेंशंस की। तो जेनेवा कन्वेंशंस और हेग कन्वेंशंस ये 2 कन्वेंशंस थी जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। मोटा-मोटा फ़र्क ये है कि जेनेवा कन्वेंशन कहता है, इंसानों की बात करता है कि कौन से इंसान जो है वो जंग का हिस्सा समझे जाएँगे, कॉम्बैटेंट्स लड़ने वाले, और कौन से लोग नहीं समझे जाएँगे जंग का हिस्सा। जो हेग कन्वेंशंस हैं उसमें हथियार कि ये वाला हथियार नहीं यूज़ करना, फलाँ चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, फलाँ चीज़ से सफ़रिंग बहुत ज़्यादा होती है, तकलीफ़ बहुत होती है और फलाँ हथियार से नुकसान ज़्यादा होता है, जितना आपने इंटेंड किया था उससे कहीं ज़्यादा, और इस तरह की चीज़ें हेग कन्वेंशंस में आ जाती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर है और इसको इसी तरह पेपर पे उतार लें या इसके नोट्स बना लें, जिस तरह भी करना है इसको साथ-साथ करें, इंशाल्लाह बहुत ईज़ी है और आगे इससे भी ईज़ी चीज़ें आएँगी। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, एक आखिरी बात, लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं जब भी कहती हूँ ना, जिस वीडियो में मैं कहती हूँ लाइक करते हैं, उस पे कभी कोई नहीं लाइक करता। तो व्यूज़ इतने आ रहे होते हैं इसके, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि देखो खोल के देखा है तो लाइक तो कर दो ना एक। तो लाइक कर दिया करें ताकि मुझे हौसला बढ़े, मुझे लगे कि कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर्स का बनाने का। तो ठीक है, इसके साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।